इल्जाम लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी, ममता बनर्जी ने भी। ममता बनर्जी का कहना है कि आपने चुनकर मौका देखा है रमजान का और यही आपका ध्रुवीकरण का फॉर्मूला है। और ओवैसी साहब का कहना है सीए आया है, अब मुसलमानों को रमजान के महीने में आपने वार्निंग दे दी है कि कागज निकालने का समय आ चुका है। गौरव भाटिया जी, ये दोनों आरोप बहुत संगीन हैं और ध्रुवीकरण और टाइमिंग को लेकर जो विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं उस पर आज आपकी क्या सफाई? नाविका जी, देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी संविधान का पालन करते हैं। सबसे प्रमुख बिंदु, मैं आपके सवालों का उत्तर दूं उससे पहले ये कहना चाहूंगा, क्योंकि सारे दर्शक, करोड़ों दर्शक आपके चैनल और आपके कार्यक्रम को देखते हैं, सीए के जो रूल्स आए हैं ये नागरिकता देते हैं, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता लेते नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग सीए को जानबूझ के एनआरसी से जोड़ के रायता फैला के नफरत फैलाना, भारत के लोगों को लड़ाना और देश को जलाना, ये इनका काम है। तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, सीए अलग कानून है। जहां 3 देश जो हैं वहां अगर कोई माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक प्रताड़ित किया जाता है, 6 धर्म के लोग हैं, तो उनको नागरिकता देने की बात है। आपने कहा इल्जाम लगाया जा रहा है ओवैसी और ममता बनर्जी द्वारा, तो ये वही बात हो गई कि इल्जाम लगाए कि देखो तुम ईमानदार नहीं हो। अरे, ममता बनर्जी वो हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगी, और वो कहती हैं ये कानून लागू नहीं होगा। अगर संविधान पढ़ा होता और कुरान थोड़ी कम पढ़ती तो उन्हें पता होता ये किसी भी प्रदेश सरकार का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर सीए लागू हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। इससे पहले ओवैसी ने जब ये कानून संसद के पटल पर आया तो चर्चा नहीं करी। नाविका जी, मैं याद दिलाता हूं, उन्होंने इस कानून को फाड़ के फेंक दिया था। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ओवैसी बैरिस्टर नहीं है, शरियस्टर है। शरिया कानून जानते हैं वो, संविधान का नहीं। और मैं इसीलिए आज कहूंगा, जो हुआ है नागरिक स्वागत कर रहे हैं उसका, और हमने मानवता के साथ हमेशा खड़े रहना स्वीकार किया है। भारत आज भी मानवता के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। मैं पूछना चाहती हूं असीम वकार साहब से। असीम वकार साहब, ओवैसी जी ने तो जैसे युद्ध का बिगुल ही बजा दिया है। अब वो कह रहे हैं मुसलमानों को अपने कागज निकालने की तैयारी करने का ये एक बिगुल बजा है। मैं पूछना चाहती हूं, मुसलमानों को भड़काने का काम करके ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? मुझे ये बताइए कि पार्टीशन के समय, देश का जब विभाजन हुआ था, तब के समय की जो आश्वासन थे उसे 75 साल बाद पूरा किया जा रहा है, उसको लेकर दिक्कत क्या है? और ये माइनॉरिटीज का जो हक था तब का, और आप जानते हैं पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है, क्या हश्र हुआ है माइनॉरिटीज का। 95% मंदिर गिरा दिए गए हैं। लगभग अब 13 मंदिर वहां रह गए हैं, बाकी या तो मस्जिद बन चुकी हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। अब वहां के लोगों को जो शरणार्थी बनकर यहां आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, ये पार्टीशन के वक्त के वायदे को पूरे करने में मुसलमानों को भड़काने की जरूरत क्या है? ध्रुवीकरण की जरूरत क्या है? क्योंकि आरोप ध्रुवीकरण का आप भी लगाती है, उल्टा जो आप उन पर लगाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप पाकिस्तान की मिसाल क्यों देती हैं? आप दुबई की मिसाल क्यों नहीं देती हैं, यूएई की? मतलब एक ब्रिलियंट आदमी से मुझे उम्मीद ये है कि वो तरक्की याफ्ता मुल्कों का नाम लेगा या अफ्रीका और कांगो, जिम्बाब्वे का नाम लेगा। अगर हम कभी आपको मिलाना हो किसी राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से, तो अगर मुझसे कहिएगा तो मैं मोदी जी का मिलान जो है वो मिलाऊंगा बिल क्लिंटन से, जॉर्ज बुश से, मोहम्मद बिन सलमान से। लेकिन अगर कोई आदमी
कम अकल होगा तो वो मोदी जी का मिलान जाके मिला देगा वो कांगो वालों से। अच्छाई की तरफ क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? मेरा सिर्फ इतना सा कहना यह है कि क्या अच्छाई की तरफ देखना गुनाह होता है? दूसरी बात, इतने साल हुकूमत के हो गए, इतने दिन से आप बिल लेके आ रहे थे, रमजान के एक दिन पहले ही ये बिल लाने का और चुनाव के जब आचार संहिता लगने जा रही है उसके हफ्ता 10 दिन पहले लाने का कौन सा तुक बनता है? आपने कहा ओवैसी साहब पोलराइजेशन कर रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि मोदी जी और अमित शाह साहब हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए, एक मंच पे लाने के लिए, पोलराइज करने के लिए इस तरह कानून लेकर आ रहे हैं? भाई आप चुनाव में जा रहे हैं, आपने 10 साल हुकूमत की है, आप तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको कम से कम अपनी उपलब्धियों के ऊपर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए था। नहीं लड़ रहे हैं आप। मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप तो हिंदू मुस्लिम में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए असीम वकार साहब, वैसे मुझे लगता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से उद्घाटन कर रहे हैं, अपने कामों की गिनती बता रहे हैं, देश कहां था, कहां से कहां आया है, ये सब उपलब्धियां वो बता रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप सुन नहीं रहे। और जो पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, वो बीजेपी आप पर लगा रही है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि दुबई जैसे देश से क्यों ना कंपेयर किए। अरे विभाजन पाकिस्तान के साथ हुआ था, दुबई के साथ नहीं हुआ था। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, असीम वकार साहब को शायद ये पता नहीं, वो समझते हैं कि हमारा विभाजन दुबई से हुआ था और हमारे साथ जो सटा हुआ देश है वो दुबई का देश है। अब भूगोल में प्रॉब्लम है या पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हम वहां के अरब देशों का भी देखते हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं, इसलिए उनको भी देखते हैं। हम जहां तोड़े जा रहे हैं वहां की बात करते हैं कि वहां नहीं तोड़े जाने चाहिए, जहां बन रहे हैं वहां हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। वहां के अल्पसंख्यकों के अपने पूजा स्थल का, अपने पूजा करने का, उपासना करने का एक स्थान दिया जा रहा है। तो ये बात है। पहली बात, नाविका जी, एक बड़ी साफ सी बात है, ये कोई आज के कानून की स्थिति नहीं है। जिस समय भारत का विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जब बना और पश्चिमी पाकिस्तान बना, दोनों तरफ विभाजन की विभीषिका में लाखों लोगों के साथ जो अत्याचारपूर्ण व्यवहार हुआ, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, विस्थापित हुए, उस समय के तमाम लोगों ने, मैं किसी का भी नाम लूंगा, किसी भी उस समय के किसी भी, चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, राम मनोहर लोहिया हो, सबने कहा कि ये विभाजन का जो लोग जहां रह गए सिर्फ वही नहीं है, हमारा दायित्व ही, महात्मा गांधी ने कहा हमारा कर्तव्य है कि वो जब भी आना चाहें, अगर वहां पर वो सुरक्षित नहीं हो तो उसी कारण ये सब बातें आ रही हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट भी हुआ, उसका कितना उसको पालन हुआ या नहीं हुआ, ये बात की बात है। तो उसके कारण वो है लेकिन तब तक ही नहीं हुआ। मनमोहन सिंह ने पत्र लिखा, यहां तक कि प्रकाश करात ने भी पत्र लिखा कि बांग्लादेश में जो वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको, उनके सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, उनको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। ये सिर्फ बीजेपी और संघ का कोई एजेंडा नहीं है। ये असीम वकार साहब, प्लीज आप मत इसमें भड़काइए। आपको थोड़े से हो सकता है 2-4% वोट मिल जाएं, लेकिन इससे वास्तव में देश के उन लाखों मुसलमानों का, जिनके भीतर एक भय आप पैदा करना चाहते हैं, उनका भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? आप कहते हैं ना पाकिस्तान से तुलना मत करिए। अरे कौन करेगा पाकिस्तान से तुलना? पाकिस्तान वाले खुद हम कह रहे हैं कि हमें भारत जैसा होना चाहिए, मोदी जैसा चाहिए। वहां के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहां पर हिंदू लड़कियां, 1000 हिंदू लड़कियां पर ईयर उनका अपहरण होता है, धर्मांतरण होता है। अगर वहां से जिस तरीके से इस तरीके का व्यवहार होता है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, जिस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप को लेकर के अफगानिस्तान से आना पड़ा, आपको नहीं लगता सबसे ज्यादा सिखों के साथ दिक्कत है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिखों को दिक्कत है और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बंगाली हिंदुओं को दिक्कत है। जिस तरीके से मां सरस्वती पूजा के दिन तो यही सवाल